मुशायरा इसी तहज़ीब का नाम है कि मुख्तलिफ़ रंग व आहंग से गुज़रता हुआ आप तक पहुँचता है। आइए, हमारे बीच गौरी नैनीताल की है। नैनीताल की ताज़ा हवा मशहूर है। हवा को हिंदी में पवन कहते हैं। पवन आगरी हमारे बीच में है। एक ऐसा तंज़ मज़ाह का, हास्य व्यंग का एक ऐसा अनूठा नाम जिसने बहुत कम वक्तों में पूरी दुनिया में अपनी शायरी, अपनी कविता की पहचान बनाई है। स्वागत कीजिए तालियों की गूंज में जनाब पवन आगरी का। आगरा से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान कवि और बहुत अच्छे लहजे के कविता और शायरी करने वाले जनाब पवन आगरी माइक पर। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर कलीम कैसर साहब के बारे में इतना बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि मैं आज जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। अभी मेरे पास बैठे थे जुबैर साहब, मुझसे कह रहे थे कि ये शबाना शबनम जी जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है मुझे लगातार परेशान कर रही हैं। मैंने कहा साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं है। बोले यही तो मेरी परेशानी का कारण है। हाँ, क्या बात है, वाह। ओ साहब, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो बात हमारे सलाउद्दीन साहब ने कही, जो बात हमारे आदरणीय सूरी साहब ने कही, मैं उस बात को बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि फिर मैं अपनी औकात पे आऊंगा कि मजहब की बात है न नसीहत की बात है। क्या बात। मजहब की बात है न नसीहत की बात है। मैं जो भी कहूंगा अकीदत की बात है। क्या बात है। मैं जो भी कहूंगा अकीदत की बात है। पड़ जाए वक्त फर्ज पे जांबी लुटाइए। गीता की यही बात शरीयत की बात है। गीता की यही बात शरीयत की बात है। बहुत अच्छा। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं जिसके लिए मुझे जाना जाता है। देखिए साहब, पिछले दिनों मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे आपको पता होगा, बहुत साल पहले यदि किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। क्या बात है, वाह। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, अभी ग्रामीण अंचल में भी चल रहा है। पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। क्या बात है, वाह। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे, जितने पुराने लोग हैं वो जानते हैं। पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। गा से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। आज भी स्थितियां वही हैं। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़ की ओर देते हैं। क्या बात है, ये स्थितियां हैं साहब। वाह। मैं देख रहा हूं हमारी नारी शक्ति यहां पर बैठी हुई है। पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछ लेती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर दी, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं। आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। इस दर्द को गाना चाहता हूं सर। ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हो गया है। कहां पश्चिमी सभ्यता बह रही है कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि 5 वर्षीय बच्चा रोता चला रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी मां से बिछुड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। मैंने कहा बेटे तुम अपनी मां का हाथ पकड़कर चलते तो न तो तुम बिछुड़ते, न इस प्रकार भटकते। वो बोला मेरी मां के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी मां की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी मां तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी परिधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट कोई पकड़ लेता, अरे ना तो तू परेशान होता ना मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको चलकर भी नहीं पकड़ सकता। हाय 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 हाय।
वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छल कर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युवती होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं संभल सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न, फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बच्चे से प्यार था। क्या कहने पवन, वाह वाह वाह। और जिंदाबाद। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं जुबैर साहब को सुन रहा था तो मुझे लगा कि दुबई के पास भी अनूप जलोटा जी हैं। अरे क्या कह रहे, वाह वाह। तो साहब, लेकिन उन्होंने हिंदी का एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, उर्दू का एक बहुत बड़ा मुशायरा आदरणीय सलाउद्दीन साहब ने कराया है। वो चाहते तो भजन संध्या भी करा सकते थे, वो भी अनूप जलोटा जी की है। हाँ, लेकिन उन्होंने इस काम को किया है। लेकिन आज स्थिति हिंदी की हो क्या गई है, कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, उनको लोग सोचते हैं कि ये हिंदी का शब्द है। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। अच्छा है भाई, वाह साहब। वाह। मेरी एक भतीजी है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है साहब। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चली? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे इतना पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा। साहब ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा। साहब ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो देखिए साहब, हमारे भारत में परीक्षाएं होती हैं, हिंदी की परीक्षाएं होती है, उसमें 4, 5, 6 कवियों की जीवनी हम याद कर लेते हैं। उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। आपने भी ऐसी परीक्षाएं दी होंगी, हमने भी ऐसी परीक्षाएं दी हैं। लेकिन साहब दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी और एक लड़का था, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई। तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, वो पर्ची पकड़ी गई। क्या होता है, पिछले दिनों बहुत सारे टीवी चैनलों पर उस रचना के लिए मुझे बुलाया गया, सम्मान दिया गया। इस रचना को मैं दुबई में पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे आशीष अपना प्रदान करें। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र। सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारीलाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारीलाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हाँ, मैं ये देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा बहुत अच्छा है, शिक्षा की चक्की क्या कहने पवन, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह। मित्रों एक बात कही साहब सलाउद्दीन साहब ने, क्योंकि हमको डॉक्टर कलीम कैसर जी ने कुछ आदेश किए थे, तो उन्होंने कहा कि आप उनकी बात नहीं सुनना, आप अपनी बात रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दुपहिया वाहन इस्तेमाल करता हूं। ये सारे बड़े कवि हैं, ये तो साहब 4 पहिया इस्तेमाल करते हैं। आजकल हमारे यहाँ हेलमेट अभियान चल रहा है। हेलमेट अभियान की खासियत क्या है कि वो पहले दिन यदि आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो वो आप पर 100 रुपया जुर्माना करते हैं, दूसरे दिन नहीं लगाया तो 300 करते हैं, और फिर उसके बाद वो 500 जुर्माना करते हैं। मेरे पास हेलमेट था नहीं, मैं एक चौराहे पर गया, वहां पर चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही था वो मिला। उसने कहा कि हेलमेट, मैंने कहा साहब नहीं है।
बोला तो चालान होगा। मैंने कहा कितने? बोले 100 रुपये। मैंने कहा मेरे पास वो भी नहीं है। तो बोला कि आप पर कितने हैं? मैंने कहा 20 रुपये हैं। बोले साहब लाइए, काम चल जाएगा। मैंने उसको 20 रुपये दिए, मैं आगे चला। अचानक मुझे याद आया कि अभी तो बहुत सारे उसके साथी मिलेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। फिर मैं लौट कर आया, मैंने कहा साहब मेरे पास 20 रुपये थे, वो भी आपने ले लिए, हेलमेट मेरे पास है नहीं है, मैं आखिर करूंगा क्या? उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही कोई आपसे हेलमेट के बारे में पूछे आप कह दीजिएगा थम्स अप। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैं अगले चौराहे पर गया, उसने कहा कि हेलमेट, मैंने कहा थम्स अप। बोले जाइए जाइए साहब। फिर लौट कर आया, मैं पूरा शहर घूमकर अपने घर पर, मैं बड़ा खुश। दूसरे दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार, श्रीमती जी हेलमेट लेकर तैयार। मैंने कहा अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं पहले चौराहे पर पहुंचा, सिपाही बोला हेलमेट, मैंने कहा थम्स अप। बोले बेटा पकड़े गए, आज का कोड तो लिम्का है। क्या बात है, वाह। तो काफ़ी लोग सोच लें कि आज का जो कोड है वो हाँ थोड़ा मस्ती का भी है जैसा मुझे आदेश किया गया। देखिए पिछले दिनों मुझे मॉरिशस जाने का अवसर मिला सर, मुझे एक मॉरिशस जाने का अवसर मिला और वहाँ पर गर्ल्स हिंदू कॉलेज है, वहाँ मुझे कविता विशेष पढ़नी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉरिशस में हमारे भारत की हिंदी फिल्में बहुत पॉपुलर हैं, दुबई में भी बहुत पॉपुलर हैं। तो मैं जानना चाहता था उन लड़कियों से, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। लेकिन साहब आप विश्वास कीजिए, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक महिला का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित हैं, 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने मल्लिका शेरावत को इसलिए धार्मिक महिला कहा क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है, और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। बहुत अच्छा। बस वहीं से मैंने उस कविता का निर्माण किया है। आपने महाभारत की कविता पढ़ी होगी, महाभारत की कहानी पढ़ी होगी, जिसके अंदर चीरहरण होता है। मैंने कुछ पौराणिक संदर्भ लिए हैं। मैं पूरे मंच का आशीष चाहूँगा क्योंकि इस कविता को पढ़कर मैंने एक वाह मुकाबला था जो कि सोनी के सब चैनल पर हुआ था, मैंने उसको जीता था और मैं चाहता हूं कि आज आपके दरबार में भी मैं उस रचना को पढ़कर जाऊं। स्वागत है भैया। कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया, उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था, सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे। लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेप रहे थे। उस दिन शर्म लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई, बोली अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे हो। यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई एक काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है। वाह। कि कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी, अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। और थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीर हरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए, उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीर हरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मैसेज था।
जनाब पवन आगरी ने बहुत अच्छे संदेश दिए। मेरे